मेरे प्रिय नौजवान साथियों नमस्कार। स्टडी 91 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम इस महा रिवीजन के मुकाबले में आज बात करने वाले हैं स्टैटिक्स जीके से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं उसकी यह अगली श्रृंखला आपके सम्मुख प्रस्तुत हो रही है। दोस्तों तो फिर रिवीजन की इस क्लास में देर नहीं करना है, जल्द से जल्द दोस्तों जुड़ जाना है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना जरूर से जरूर मत भूलिएगा मेरे दोस्त। पहला प्रश्न है, भारत के 3 सर्वाधिक तटीय, यहां पर तटीय शब्द गायब हो गया है तो सबसे पहले हम लिख लगा देते हैं दोस्तों तटीय राज्यों का सही क्रम कौन सा है? गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर पंजाब, गुजरात एवं महाराष्ट्र। तो जहां पर सबसे पहले गुजरात दिया हो दोस्तों आंसर को एकदम टिक कर दो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए गुजरात भारत का ऐसा राज्य है जिसका सबसे ज्यादा क्या होता है दोस्तों, तट लगता है। ठीक है ना दोस्तों। साथ ही साथ 5 राज्य पश्चिम में और 4 राज्य पूर्व में क्या है दोस्तों, तटीय राज्य हैं। लेकिन सर्वाधिक तटीय अगर पूछता है दोस्तों कौन है तो भारत का अंडमान निकोबार की सीमा सबसे ज्यादा। राज्यों में अगर पूछा जाए तो गुजरात की सबसे ज्यादा, सबसे कम किसकी? तब फिर आपका गोवा में आंसर जाता है। किस पे? गोवा में आंसर जाता है मेरे दोस्त। अगला प्रश्न क्या कहता है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है? अगर हम बात करें भारत की साक्षरता दर की तो 74.04% है दोस्तों जनगणना 2011 के अनुसार। जी हाँ दोस्तों, जिसमें से केरल आपका सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य है जी, 93.93%। अब तो अगर अब का डाटा देखा जाए तो 96.2% अर्थात भैया साक्षरता दर है। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों की संख्या कहां है भैया? केरल में है। लेकिन सबसे है कहां कम है दोस्तों, तो वह है बिहार की। बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है। बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है। तो टिक करिए, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है वह अरुणाचल प्रदेश है। कौन है? अरुणाचल प्रदेश है सबसे कम जनसंख्या घनत्व। मात्र 17 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। ये बातें आपको समझ में आना चाहिए। सबसे ज्यादा जो है दोस्तों बिहार में जनसंख्या घनत्व है। क्या? बिहार में जनसंख्या घनत्व है 1106 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न बहुत शानदार, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है? रिपीटेड क्वेश्चन है। केरल में है। केरल में ये बातें पता होना चाहिए कि केरल की साक्षरता दर है। अगला प्रश्न आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? वाह मेरे दोस्त, क्या गजब का साथ दे रहे हैं आप लोग, मजा ही आ जाता है। अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 61 है। तो आप अनुच्छेद 380 में किसका उल्लेख है आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो अंतरिम सरकार थी। ठीक है, अंतरिम सरकार का इसी में उल्लेख था। क्या? जो अब संविधान से हटा दिया गया है। अनुच्छेद 312 में किसका उल्लेख है दोस्तों? तो अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है। क्या? जल्दी से कमेंट करिए, बताइए अनुच्छेद 312 में किसका उल्लेख है। साथ ही साथ दोस्तों अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति से संबंधित है। अनुच्छेद 51 क्या कहता है? अनुच्छेद 51 क्या कहता है कि भारत समस्त देशों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध रखेगा। भारत का अगर किसी भी देश के साथ किसी भी प्रकार का विवाद है तो उसको मध्यस्थता से हल करेगा। क्या करेगा? उसको मध्यस्थता से हल करेगा। यह बातें बताता है हमारा अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 राज्य के नीति निदेशक तत्व से संबंधित है। जो राज्य का नीति निदेशक तत्व का उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य भाग 4 में दिया है, उसी में यह बातें कही
गई है दोस्तों, तो पूरे विदेशी नीति का आधार आपका अनुच्छेद 51 है। ये बातें आपको पता होना चाहिए था। अगला प्रश्न आपके सामने, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना था दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात जो है वह कितना है? तो 943 है। कितना? 943 है। किस पर भैया? 1000 महिलाओं पर, 1000 महिलाओं पर जो पुरुषों की संख्या है, ठीक है, 1000 महिलाओं पर जो पुरुषों की संख्या है वो कितना है? तो आपको पता होना चाहिए 943 है। कितना है? 943 है। तो कहने का मतलब यहाँ पर उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं दोस्तों। जनगणना 2021 जो 16वीं जनगणना है, यह डाटा आने वाला है, इसलिए आपको पीछे की समस्त जनगणनाओं के संबंध में जो 2011 का जनगणना डाटा है उसे भी याद करके चलना है, ताकि प्रश्नों का आप सही सही क्या कर सके, आंसर दे सके मेरे यार, आंसर दे सके। तो नौजवान साथियों, बहुत अच्छा लग रहा है आप सब लोगों के बीच में देख करके। क्या गजब का प्रश्न आया है, क्या गजब का प्रश्न आया है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक रहा है? क्या बात है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है वह सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। क्या? सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। बात सही है ना? एकदम 100% सही है यार। सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है? उत्तर प्रदेश की है। लेकिन उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है वह कौन सा है? लिखा है वाराणसी, लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर। दोस्तों, महानगरों में सर्वाधिक जनसंख्या जो रहती है वह कानपुर में रहती है, लखनऊ में रहती है। लेकिन जिलों में जो जनसंख्या घनत्व पूछा है वह गाजियाबाद का है। गाजियाबाद एक इंडस्ट्रियल एरिया है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर इंडस्ट्री बहुत ज्यादा लगाई गई हैं। तो इस तरह आपका नोएडा के पार्ट से यह लगता हुआ है। दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली, ये सब पास पास में है। आप यहाँ से भी बातें समझ सकते हैं। तो इस तरह आप इसको नोट कर लीजिए मेरे दोस्त। गाजियाबाद को नोट करना बहुत जरूरी है। लेकिन एक प्रश्न उत्तर प्रदेश से भी बहुत बढ़िया पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश का सबसे, जी हाँ दोस्तों, जो कहने का मतलब साक्षरता कम किस जिले की है, तब वहां पर स्थान किसका आता है? जी हाँ, सोनभद्र का, श्रावस्ती का, या फिर झांसी या बांदा। ये 4 ऑप्शन हैं आपके पास। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए मेरे दोस्त, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। सर्वाधिक वर्षा उत्तर प्रदेश में कहाँ होती है? गोरखपुर में होती है। क्या? जी हाँ। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी है। क्या? छोटा कौन सा है मेरे दोस्त? हापुड़ है कि मथुरा है? जल्दी से कमेंट करते रह करिए। ये जितने प्रश्न हैं यहीं से बनते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश का जो पूरा विशेष है, जी हाँ, इसको याद कर लीजिए। अब बार बार याद नहीं करवाएंगे कि भैया 403 विधानसभा सीट है, क्योंकि अभी चुनाव देख रहे हैं दोस्तों किस तरह जोर में है। 403 विधानसभा सीट, 100 विधान परिषद सीट, 80 लोकसभा सीट, 31 राज्यसभा सीट। जी हाँ दोस्तों, पुष्प का नाम लो तो पलाश, वृक्ष का नाम लो तो अशोक मतलब अशोक। इस तरह की बातें भी आपको नजर आती होंगी। तो कहने का मतलब यहां से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन पर फोकस करते रहा करिए। अगला क्या लिखा है दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे कि ए.ओ. हुम थे? आपको बताना पड़ेगा कौन थे दोस्तों। तो जल्दी से फिर आंसर देना ही पड़ेगा ना। तो ए.ओ. हुम तो संस्थापक में से एक थे। जी हाँ दोस्तों। फिर उसके बाद जी हाँ, दादा भाई नौरोजी का नाम भी आता है। जो संस्थापक में सहयोगी थे वह दादा भाई नौरोजी का भी आता है। और साथ ही साथ और आपका ए.ओ. हुम मेन थे। लेकिन व्योमेश चंद्र बनर्जी जब पहली बार कांग्रेस की अधिवेशन मुंबई में हुआ 1885 में, तो उसकी अध्यक्षता
किसने किया था? उसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। दूसरा जो क्या हुआ था दोस्तों, कलकत्ता में हुआ था, उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। तीसरा जो मद्रास में हुआ था, उसकी अध्यक्षता जी हाँ तैयबजी जी ने किया था। और चौथा जो आपके इलाहाबाद में हुआ था, उसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने किया था। पहला अंग्रेज जी हाँ दोस्तों था जिसने क्या किया था, कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। तो यहां से भी प्रश्न आपके क्या होते हैं, लगातार पूछे जाते हैं, तो इनको भी विशेषकर ध्यान देते रहा करिए दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, नहीं मजा एकदम टूट जाएगा। एक बार हृदय बन गया तो फिर ये रुकना नहीं चाहिए। राजस्व लेखपाल का जो हमारे यहाँ नया बैच प्रारंभ है, इस बैच में आप अपनी सहभागिता दर्ज करा सकते हैं। आप देख रहे हैं दोस्तों, जबरदस्त ऑफर चल रहा है। 600 से घंटे से अधिक वीडियो क्लासेस आपको मिलेंगी, प्लस आपको फ्री में टेस्ट मटेरियल, स्मार्ट पीडीएफ मटेरियल, और आपका नहीं दोस्तों यहाँ पर ऑफलाइन डाउनलोडिंग का ऑप्शन भी दिया गया है। नीचे दिए गए नंबर पर हमारे 77 ठीक है 700 ठीक है ना दोस्तों, फिर 7734 और 525 पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो इस तरह आप देख रहे होंगे इधर यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का जबरदस्त बैच प्रारंभ है, जिसमें बहुत सारी चीजें आपको उपलब्ध हैं। अगला बैच क्या, अगला पार्ट क्या कहता है दोस्तों, अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित है। लिखा है 48 है, 84 है, 47 है या फिर 74 है। तो अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित है, तो आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्त कि इसके लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं। तो 84 सीटें आरक्षित की गई हैं। कितना? 84 सीटें आरक्षित की गई हैं अनुसूचित जातियों के लिए, जबकि अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 सीटें हैं। अनुसूचित जनजातियों के लिए क्या है दोस्तों, अनुसूचित, यहाँ लिख लीजिएगा, पूरा लिखना चाहिए। अनुसूचित जनजातियों भाइयों के लिए कितनी सीटें हैं, तो कुल सीटें आपकी 47 हैं। कितना? 47। और अनुसूचित जाति के लिए कितना है? 84 है। अगर हम 84 प्लस 47 मिला देते हैं तो 131 आता है। क्या मेरे दोस्त? तो 131 सीटें लोकसभा में क्या है भैया, आरक्षित रखी गई हैं। पहले 133 हुआ करती थी, लेकिन अब ये 2 वाला मैटर, आंग्ल भारतीय वाला समाप्त कर दिया गया है। तो लोकसभा में जो आरक्षित सीट है, रिजर्वेशन में जो है, वह 131 सीटें हैं। तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं मेरे भाई। और इसे अभी हाल ही में क्या किया गया है, 2000 जो 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए पुनः बढ़ा दिया गया है। तो इस तरह आप यहां से समझ सकते हैं, ठीक है। अगला पार्ट ये आता है, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन कौन करता है, नामांकित कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, या फिर संसद करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन मतलब जो चुनाव करते हैं या फिर निर्वाचन करते हैं या फिर दोस्तों जो मतदान में भाग लेते हैं, वह संसद है, ठीक है। और संसद में आपको पता होना चाहिए संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा होता है और दूसरा राज्यसभा होता है, ठीक है। दूसरा राज्यसभा होता है। लोकसभा के कुल 543 सदस्य भाग लेते हैं, साथ ही साथ आपके राज्यसभा के जो होते हैं दोस्तों, कितने सदस्य इसमें भाग लेते हैं? तो जो लोग राज्यसभा के जो कुल सदस्य हैं, कितने? 245, वह पूरे के पूरे भाग लेते हैं। क्या? पूरे के पूरे भाग लेते हैं, क्योंकि इसमें मनोनीत सदस्य भी आते हैं। इनमें कुल मनोनीत सदस्य भी आते हैं। तो कहने का मतलब 5 3 8 4 4 8 है और 5 2 7, तो 788 सदस्य इसमें कुल भाग लेते हैं। अगले पहले इसमें 2 आंग्ल भारतीय भी हुआ करते थे, लेकिन अब यह प्रोसेस समाप्त हो गया है। नहीं तो दोस्तों आपको 700
790 सदस्य भाग लेते थे। कितना? 790 सदस्य भाग लेते थे। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं कि यह आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना महत्वपूर्ण है। आप खुद सोचिए, जब तक सोचेंगे नहीं तब तक याद रखना दोस्तों करेंगे नहीं। बिना विचारे जो करे पाछे सो पछताए, और आपन काम बिगाड़ के जग में हंसी कराए। बोलो जय सिया राम। ठीक है, तो इस तरह आप यहां से भी बातें समझ सकते हैं दोस्तों। ये याद रखिएगा, बहुत कड़ाके की ठंड है, बहुत कड़ाके की ठंड है दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और दिए गए ऑप्शन के अनुसार आंसर का चयन करना है मेरे भाई, आंसर का चयन करना है। क्या लिखा है दोस्तों? पावना, नोट कर लीजिएगा, जो पावना है उसके बारे में दिया गया है कि कब हुआ। फिर लिखा है एका कब हुआ, संथाल कब हुआ, या फिर दोस्तों ताना भारत कब हुआ। तो आप जानते हैं पानवा जो हुआ था दोस्तों, पावना वह कब हुआ था? 1873 और 85 के मध्य में हुआ था। एका जो हुआ था वह 1922 में हुआ था। संथाल आपका 1855 से 56 के बीच में हुआ था, और तना भारत आपका 1914 में। तो इस तरह ऑप्शन नंबर आपका नहीं जो है वह सेकंड सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या होता है? सेकंड सही हो जाता है दोस्तों, संथाल, ये याद रखिएगा। आगे क्या लिखा है? निम्न घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए, जी हाँ दोस्तों, कूट का सही से प्रयोग करिए। साइमन कमीशन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है ना दोस्तों, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, फिरोज शाह मेहता की मृत्यु। क्या बात है दोस्तों। तो आपको यहां से बहुत शानदार प्रश्न मिलेगा। आप जानते हैं साइमन कमीशन 1927, ठीक है, ये जान करके अच्छा लगेगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब? 1919। फिर आपका महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कब? 1930, ठीक है, 1930 हुई थी। और साथ ही साथ फिर अगर पूछा रहा है दोस्तों फिरोज शाह मेहता को, ठीक है, तो फिरोज शाह मेहता की मृत्यु सबसे पहले हुई थी। तो यहां पर आप सबसे पहले 4 से स्टार्ट करेंगे, तो 4 यहां है, 4 यहां है। फिर उसके बाद कौन था? जलियांवाला बाग हत्याकांड, मतलब 2 आएगा, तो 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 3 आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 2 1 3 सही हो जाता है। 4 2 1 3 क्या होता है? सही हो जाता है। अगला प्रश्न आपका, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार, इसे हम ले करके रहेंगे, यह नारा किसने दिया था? आपको पता होना चाहिए स्वराज नामक एक विधेयक भी आया था, जिसमें पहली बार, जी हां, बाल गंगाधर तिलक ने संविधान की बात रखी थी। 1895 की ये कहानी है। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे हम ले करके रहेंगे, ठीक है, इसे हम क्या करेंगे? ले करके रहेंगे। तो बाल गंगाधर तिलक को याद कर लीजिए। बाल गंगाधर तिलक, भारत में होम रूल, जी हाँ दोस्तों, जो आंदोलन हो रहा था, तो मद्रास से तो एनी बेसेंट ने नेतृत्व किया था। होम रूल आंदोलन का जो शुरू करने का श्रेय जाता है वह एनी बेसेंट को जाता है, लेकिन भारतीय होने के नाते बाल गंगाधर तिलक ने, आपको पता होना चाहिए, महाराष्ट्र से भी क्या किया था? अर्थात होम रूल आंदोलन का जबरदस्त आगाज किया था, जिसको लेकर के सर वेलेंटाइन सिरोल ने बहुत बड़ी बात कह दी थी मेरे यार। क्या कह दिया था? जी हाँ दोस्तों, खजुराहो का मंदिर राज्य में स्थित है। ये अभी हाल के पेट के एग्जाम में आया हुआ पेपर में है दोस्तों। खजुराहो का मंदिर जो है वह कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में आपका, जी हां दोस्तों, क्या प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश में ताजमहल प्रसिद्ध है। उत्तराखंड में आपका मसूरी है दोस्तों, नैनीताल है, हरिद्वार है, ये सब प्रसिद्ध है। जी हां दोस्तों, आपको जानना चाहिए। और आंध्र प्रदेश में जो प्रमुख आता है वह सबसे महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण मेरी नजर से सतीश धवन श्रीहरिकोटा, जी हाँ दोस्तों, आंध्र प्रदेश से जो श्री सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है और आंध्र प्रदेश में है श्रीहरिकोटा, वह बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है ना दोस्तों, तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे क्या लिखा है, डैश डैश डैश, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? जी हाँ दोस्तों, गेवहर सुल्तान थी, रजिया बेगम थी, फातिमा अहल फिहरी थी या फिर सजारत अल डर थी। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों इल्तुतमिश की, जी हाँ दोस्तों, अगर कहानी याद हो, कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक के बाद इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान, जी नाम आएगा उनके पुत्र को लेकर के, भाई बहन में विवाद। जी हाँ, तो रजिया सुल्तान पहली शासिका थी। कौन? रजिया सुल्तान, जिनको रजिया बेगम के नाम से भी जाना जाता था। और जबरदस्त, जी हाँ, दिल्ली की गलियों में पहली बार ऐसी मुस्लिम महिला शासिका बनी थी और जिन्होंने क्या है, पर्दा को त्याग करके जी हाँ बाहर निकल करके आई थी। तो ये थी रजिया सुल्तान, जिन्होंने अपने इतिहास में नाम दर्ज करा करके गई है दोस्तों। तो रजिया सुल्तान को याद करके रखिएगा। लेकिन संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? जल्द से जल्द कमेंट करिए। अब तो आपकी बारी है दोस्तों, बहुत जरूरत है आप सबके कमेंट्स की। तो फिर देर किस बात की है, जल्दी से जल्दी दीजिए साथ, जल्दी दीजिए यार, आंसर रुकना नहीं चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्रम टूटना नहीं चाहिए। लगातार बच्चे जुड़े हुए हैं और सभी बच्चे एकदम साथ दे रहे हैं। नाम तो क्या है दोस्तों, नाम तो बिल्कुल लेंगे, पहले नाम करो तो सफलता तो हासिल करो। बिल्कुल आप सभी बच्चों ने, जी हाँ, बेगम अयाज रसूल, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इनका नाम था बेगम अयाज रसूल, ठीक है, बेगम अयाज रसूल था, तो इनको नोट कर लीजिए। ठीक है, बेगम अयाज रसूल जो संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला थी, उनका नाम है बेगम अयाज रसूल। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो सबसे पहले थे वह बाबर थे। कौन थे? बाबर थे। आपको जानना चाहिए कि बाबर ही मुगल सम्राट की स्थापना की थी, मगर मुगल वंश की। साथ ही साथ फिर इसके बाद हुमायूं का नाम याद रखिएगा, हुमायूं का नाम, फिर अकबर का नाम, ठीक है ना दोस्तों, अकबर का नाम, फिर जहांगीर का नाम, ठीक है, जहांगीर का नाम, फिर शाहजहां का नाम, क्या? शाहजहां का नाम याद रखिएगा। और फिर उसके बाद आपका औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब का नाम जरूर याद रखिएगा। तो इस तरह एक के बाद एक शासक बनते गए। 1526 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में इन्होंने गद्दी को पकड़ा था, यह याद रखिएगा। 1526 ईस्वी में यह आधारशिला रखे थे। तो बाबर का नाम बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा जो मतलब भैया मुगल वंश को प्रतिष्ठा दिया या फिर लोकप्रिय बनाया, ये ज़्यादा से ज़्यादा चर्चित हुआ, उसमें अकबर का भी नाम आता है, उसमें शाहजहां का भी नाम आता है, उसमें जहांगीर का भी नाम आता है। लेकिन सबसे ज़्यादा अकबर, याद रखिएगा दोस्तों, अकबर को राष्ट्रीय शासक कहा जाता है। अकबर को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय शासक कहा जाता है। एकमात्र, जी हाँ दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास में जबरदस्त जिसने छाप छोड़ कर गए वह अकबर थे। ठीक है ना दोस्तों, अकबर का नाम बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। तो बाबर, ठीक है, बाबर नामा जो पुस्तक थी दोस्तों, बाबर नामा पुस्तक तुर्की भाषा में थी और इसको जो लिखा था स्वयं बाबर ने लिखा था, लेकिन इसका फारसी में जो अनुवाद किया था वह अकबर ने कराया था। ये बातें याद करिए। अब ये ना कह दीजिएगा कि अकबर ने किया था, नो नो नो, अकबर पढ़े लिखे ज्यादा नहीं थे दोस्तों,
दोस्तों ये बातें आपकी भले जानना चाहिए। भले उनके अंदर ज्ञान था, बुद्धि थी, समझ थी, कुशल कूटनीति थी, राजनीतिज्ञ थे, ये सब बातें सही हैं, लेकिन जब शिक्षा की बात आती है तो दोस्तों शिक्षा ज्यादा नहीं थी। इसीलिए उन्होंने अपने, जी हाँ दोस्तों, जो दरबार में 9 रतन रखे थे, बीरबल हो, तानसेन हो, बैरम खां हो, टोडरमल हो, ठीक है ना दोस्तों, अबुल फजल हो, इन सब का नाम इसमें आता है, मान सिंह जैसे लोगों का भी नाम आता है। तो आगे देख लीजिए दोस्तों, नितिन सर हैंड राइटन ई बुक्स आपको जबरदस्त मार्केट में दिख रही होगी क्या? नहीं दोस्तों, यह बुक ऑनलाइन है, आप घर में बैठ करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। अगर ज्यादा हो सके तो साइबर कैफे में जा करके इसको निकलवा सकते हैं, साइबर कैफे में जा करके क्या कर सकते हैं, इसको निकलवा सकते हैं। तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप यहाँ की बातों को यहीं पर छोड़िए, आगे आते हैं दोस्तों। क्या है, किसके शासन काल में, जी हाँ दोस्तों, चीनी यात्री हेन सांग भारत आए? हर्षवर्धन के शासन काल में। किसके शासन काल में? हर्षवर्धन के शासन काल में, या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में, या चंद्रगुप्त प्रथम के, या फिर दोस्तों समुद्रगुप्त के। तो हेन सांग, जी हाँ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि हेन सांग किसके शासन काल में आए थे। तो ये प्रश्न भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना दोस्तों। तो हेन सांग जो चीनी यात्री थे वह हर्षवर्धन के समय में आए थे। हर्षवर्धन का समय जो है वह 606 से लेकर 647 ईस्वी तक है। कितना? 647 ईस्वी तक माना जाता है। तो हर्षवर्धन याद रखिएगा दोस्तों, प्रिय दर्शिका, जी हाँ नागदर्शिका, ऐसी पुस्तकों का इन्होंने क्या किया है, रचना भी किया है। हर्षवर्धन के समय में ही हेन सांग भारत आए थे। जबकि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। लेकिन फाहियान किसके दरबार में आए थे, यह कौन बच्चा बताएगा? फाहियान किसके दरबार में आए थे और कहां? जी हाँ दोस्तों, इनका संबंध है, जल्द से जल्द कमेंट करिए। बिल्कुल आप सभी के लिए प्रश्न तो मेरे पास अनगिनत हैं, ठीक है, और ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जो मन में विचलन पैदा कर दे, मन में जो चल रही तरंग है उनको रोक दे। तो ऐसे ऐसे प्रश्न भी आपके हैं, लेकिन मैं बहुत सरल प्रश्न इसलिए पूछ लेता हूं, चर्चित प्रश्न इसलिए पूछ लेता हूं ताकि एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर हैं कि नहीं है। ये जो चर्चित प्रश्न है बार बार जो आते हैं उसको आपको पता है कि नहीं है, यही सारी बातें हो रही हैं। लिखा है पुस्तक राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कालिदास ने क्या लिख दिया भैया? कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम लिख दिए, कालिदास ने कुमार संभवम लिख दिए, कालिदास रघुवंशम लिख दिए, कालिदास ऋतु संहार लिख दिए, कालिदास माल विक अग्निमित्रम लिख दिए। लेकिन दोस्तों यहां पर पूछा है राजतरंगिणी। तो राजतरंगिणी जो लिखा है वह आपको पता होना चाहिए, कलहण ने लिखा है क्या? जी हां दोस्तों, कलहण ने। बाल भट्ट ने क्या लिखा है? हर्ष चरित्र लिखा है क्या? जल्दी से बताइए भैया, हर्ष चरित्र लिखा है क्या? तो यहां से भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, तो जल्दी से जल्दी बताया करिए। बहुत मजेदार कहानियां हैं, बहुत मजेदार कहानियां हैं, ये बातें आप जान लीजिए। अगला प्रश्न क्या कहता है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन की जाती है? तो दोस्तों महाराष्ट्र कपास के लिए प्रसिद्ध है, केरल आपका, ये बातें याद करिए, काजू का, और आपका नहीं दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, काजू हो गया, काली मिर्च हो गया, इन सब के लिए प्रसिद्ध है। उड़ीसा भैया आपका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उड़ीसा आपका, जी हाँ दोस्तों, पुरी आपको पता होना चाहिए, जगन्नाथ, जी हाँ दोस्तों, उसके लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है उड़ीसा आपका। और साथ ही साथ कर्नाटक जो है आपका, यह बातें आपको पता होना चाहिए कि कर्नाटक में सर्वाधिक कहवा या कॉफी का उत्पादन होता है, सर्वाधिक कहवा या कॉफी। बहुत बहुत धन्यवाद जो छात्र छात्राएं एकदम सही आंसर दे रहे हैं ना फाहियान को लेकर के,
जी हाँ, मजा आ गया दोस्त, बिल्कुल मजा आ गया। ठीक है, दिल दरिया करके आप लोग जो प्रश्नों का आंसर देते हैं ना, जी हाँ, मैं कुछ बच्चों को देखता रहता हूँ, गलत आंसर आया ना तुरंत मैसेज डिलीट कर लेते हैं। कितना अच्छा लगता है देख करके कि मतलब मेरा नाम सर ना ले लें, कहीं गलती हो गई, नहीं इमेज खराब हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। अगर आज आप 4, 10, 50, 100, 500, 1000 लोगों के बीच में शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तो कल आपको पूरा इस दुनिया को देखना है। क्या शर्मिंदगी करना दोस्तों, गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। जो एकदम सच्चाई पर रहता है ना, वो इन सब चीजों से कभी नहीं डरता है, याद रखना दोस्तों। और विद्यार्थी वही जो लड़ना सीखे, विद्यार्थी वही जो लड़ना सीखे। अब ये लड़ना नहीं कि मतलब मारपीट करना, नहीं, कंपटीशन। तुम अगर आज सही बताओगे तो कल मैं भी तुमसे ज्यादा सही बताऊंगा। ये जज्बा होना चाहिए इस दिल के अंदर, ठीक है, इस दिल के अंदर ये जज्बा होना चाहिए। और जज्बा तभी होगा जब आप मेहनत करेंगे। ये याद रखिए, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। ये तो बार बार पूछा जाता है, लेकिन इस प्रश्न की आने की संभावना ज्यादा बन रही है। क्या इस प्रश्न की आने की संभावना ज्यादा बन रही है मेरे भाई? क्यों बन रही है ज्यादा आने की संभावना? क्योंकि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न चर्चा में रहते हैं, और गेहूं का चर्चा बना हुआ है दोस्तों। कोरोना के समय में सरकार ने घर घर गेहूं पहुंचवाया है, और बहुत सारे लोगों ने गेहूं तो बेच भी दिए हैं दोस्तों सरकार से लेकर के। इसलिए दोस्तों बातें आई हैं। तो उत्तर प्रदेश आपका नहीं सबसे ज्यादा, ठीक है, उत्तर प्रदेश क्या है? सबसे ज्यादा है, याद रखिएगा। इसके बाद पंजाब का स्थान आता है, हरियाणा का आता है, पश्चिम बंगाल, बिहार का स्थान आता है। ये बातें आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश आलू के उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है, ये याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश गन्ना के उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है। उत्तर प्रदेश चावल के उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है। क्या दूसरा स्थान रखता है? तो यहां से उत्तर प्रदेश आपका अमरूद, ठीक है, आप सुने होंगे ना, ज्यादा बीज जिसे बोलते हैं लोग, तो कहने का मतलब ये बहुत अच्छी अच्छी चीज है। तो यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और सबसे ज्यादा जो आपका इलाहाबाद का, क्या गजब के, जी हाँ दोस्तों, शीतकाल में नहीं बीज मिलती है, मजेदार आ जाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो कहने का मतलब आप लोग तो देखे ही होंगे। सूर्य मंदिर कहां पर स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर कौन भूल सकता है दोस्तों? आपको कौन भूल सकता है? कोणार्क का सूर्य मंदिर बहुत शानदार है दोस्तों, बहुत शानदार है यह सूर्य मंदिर। तो इस तरह आप लोग इसको टिक कर लीजिए, ठीक है। और आप जानते हैं कि सूर्य मंदिर कोणार्क में है, ये बात एकदम सही है। लेकिन जब सूर्य के रथ की बात की जाती है कि रथ में कितने घोड़े हैं, तो 7 घोड़े हैं। जब भगवान राम, आपको पता होना चाहिए, श्री राम जी रावण से युद्ध कर रहे थे, तो उस समय सूर्य रथ आया था क्या? एकदम सही बात है। अगर आपने देखा हो तो बिल्कुल एकदम जान गए होंगे। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ये चीजें याद करके चलिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में पहली बोलती मतलब फिल्म कौन थी? दोस्तों आपको पता होना चाहिए, आलम आरा मूवी थी जो पहली शावक मूवी थी, मतलब बोलती हुई फिल्म थी। ये बातें आपको पता हो गया होगा, ठीक है ना दोस्तों। ये बातें आपको पता हो गया होगा कि आलम आरा यह मूवी थे। तो विच वाज द फर्स्ट स्पोक फिल्म इन इंडिया? तो आपको पता हो गया होगा आलम आरा मूवी थी। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वीराज कपूर का नाम बिल्कुल याद रखिएगा नहीं। जी हाँ जी। अगला प्रश्न क्या है? चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिरों में मूर्तियां हैं, विष्णु लक्ष्मी की, शिव कार्तिकेय की। जी नहीं दोस्तों, शिव विष्णु जी की है। किसकी? शिव और विष्णु जी की है। तो इसको बिल्कुल नोट कर लीजिए। कार्तिकेय कौन है दोस्तों? कार्तिकेय शिव के पुत्र हैं, ठीक है ना दोस्तों। यह याद रखने वाली बातें हैं। अगला है सांख्य योग, जी हाँ, का प्रतिपादक कौन है? तो सांख्य योग, जी हाँ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि कपिल है। क्या? एकदम सही बात है। सांख्य योग का जो प्रमुख है दोस्तों, वह कौन है? तो कपिल है। यहां से बातें आप समझ सकते हैं, ये बातें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो
कपिल पर टिक कर लीजिए और बाकी आंसर देते रहा करिए दोस्तों। प्रश्नों की श्रृंखला ज्यादा है इसलिए मैं थोड़ा सा विस्तार कम कर रहा हूं, क्योंकि आपका महा रिवीजन की क्लास है, बाकी आप लोग तो जानते ही होंगे। आगे दोस्तों हिंदी इंडिविजुअल बैच प्रारंभ है, जबरदस्त, और आप लोग इसमें अगर सहभागिता चाहते हैं तो तुरंत कॉल करिए दिए गए नंबर पर। आगे लिखा है बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? 563 ईसा पूर्व, याद रखिएगा, जन्म लुम्बिनी कपिलवस्तु। जी हाँ दोस्तों, जो कपिलवस्तु इस समय नेपाल में दर्शाया जाता है, क्या बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों। तो कहने का मतलब यह याद रखिएगा नहीं, गौतम बुद्ध जी को नाम बिल्कुल याद करिएगा। अब प्रश्न आपके क्या क्या पूछे जाते हैं इस पर ध्यान दीजिए। गौतम बुद्ध का घर छोड़ना क्या कहलाता है? गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति क्या कहलाती है? गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश मतलब उपदेश क्या कहलाता है? फिर आपका दोस्तों मृत्यु क्या कहलाती है? तो महाभिष्क्रमण, निर्वाण, ठीक है ना, ये सब नाम सुने होंगे ना दोस्तों। तो महाधर्म चक्र प्रवर्तन, ये सब आपने नाम सुना होगा, तो इनको तुरंत याद कर लीजिए। फिर सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती। प्रथम उपदेश कहाँ दिए? सारनाथ। पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामंगा, ठीक है ना दोस्तों आपका नहीं। तो इस तरह आपकी, जी हाँ दोस्तों, मौसी जो गौतमी प्रजापति, इन सब का नाम आप लोग, सारथी, चन्ना, जितना भी है टोटल याद कर लीजिए दोस्तों। नदी से लेकर वृक्ष तक की बातें भी हो जाती हैं। तो अगर आप इन सब चीजों को नोट करते हैं तो आपका क्या होता है, आगे का सिलसिला बढ़िया से मजबूत होता है। आगे का सिलसिला क्या होता है, बढ़िया से मजबूत होता है। तो फिर ध्यान देते रहिए, जल्द से जल्द आंसर देते रहिए आप लोग। चलिए आगे। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? अनगिनत बार बताया हूं, रिवीजन की क्लास है, जल्दी से टकाटक आंसर दे दो, टकाटक आंसर आना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह आप देख रहे होंगे विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? एंडीज है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? जिसकी कुल लंबाई 7200 किलोमीटर बताई जाती है। और ये कहाँ की लंबी पर्वत श्रृंखला है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की पर्वत श्रृंखला है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? एकांकागुआ है। कौन है दोस्तों? एकांकागुआ है। तो इस तरह आप यहां से भी बातें समझ सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में है। और ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। मोरक्को, जी हाँ, अल्जीरिया, जी हाँ, तो इस तरह ट्यूनीशिया, बिल्कुल इस तरह याद कर लिया करिए, एकदम मजा आ जाता है आप सबको ने। तो एटलस सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। क्या? एटलस सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। लेकिन सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो किलिमंजारो है। क्या है? किलिमंजारो है, अफ्रीका की नहीं, जो तंजानिया के पार्ट में है। प्रसिद्ध अंगुलानुमा फिंगर झील किस क्षेत्र कहाँ स्थित है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए, यह अमेरिका महाद्वीप में है। किसमें? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। नोट कर लीजिए, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है दोस्तों। तो कहने का मतलब यहाँ जो संयुक्त राज्य अमेरिका दिया है, नो डाउट ये गलत है, लेकिन तब भी आपको पता होना चाहिए, इनको पूरा मिलाया जाता है तो एकदम सही नजर आता है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए इन महान झीलों में कनाडा और आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य में है, इसलिए यह महत्वपूर्ण निकल करके आता है। ठीक है, तो जल्द से जल्द इसका आंसर दीजिए, तुरंत ताबड़तोड़ आंसर दीजिए। चलिए बेटा, अगला प्रश्न आपके सामने, स्वेज नहर किनको किनको जोड़ती है? काला सागर को लाल सागर से, काला सागर को भूमध्य सागर से, ठीक है ना दोस्तों, लाल सागर को भूमध्य सागर से, काला सागर को स्वेज नहर, मतलब स्वेज नहर जो जोड़ती है वह किसको जोड़ती है? लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। किसको? लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है दोस्तों? तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है मूंगों की चट्टान या प्रवाल भित्ति या फिर एटॉल के नाम से जानी जाती है। यह जो है आपके कहाँ है? उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ? उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, मतलब ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। यह बातें आपको, इसे प्रवाल भित्ति के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? प्रवाल भित्ति के नाम से भी जाना जाता है। यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। ओजोन परत अवस्थित है। ओजोन लेयर इज लोकेटेड इन समताप मंडल में है। ठीक है ना दोस्तों, 15 से 35 किलोमीटर ऊंचाई पर यह स्थित है। इसको हम लोग डाबसन से मापते हैं। ठीक है, डाबसन इकाई है इसकी, ये याद रखिएगा। ओजोन का कार्य क्या है दोस्तों? परावैंगनिक किरणों को रोकना। परावैंगनिक किरणों, अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकना। 16 सितंबर को हर वर्ष ओजोन विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 16 सितंबर को। तो यहां से भी बातें नोट कर लीजिए। आगे लिखा है, इनमें से कौन सा पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स के लेखक हैं? तो एग्जाम वॉरियर के लेखक कौन है दोस्तों? यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो एग्जाम वॉरियर पुस्तक जो आई थी दोस्तों, वह आपका नहीं, नरेंद्र मोदी जी द्वारा लिखी गई है। ठीक है ना दोस्तों, एग्जाम को हम पास करेंगे या एग्जाम के लिए हम योद्धा हैं, ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो ये जान करके आपको अच्छा लगा होगा। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो हमारे यहाँ चल रही है वह CBT 2 की है। और साथ ही साथ दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ग्रुप डी 249 रुपए में और 299 रुपए में अलग अलग पुलिस कांस्टेबल की जबरदस्त बैच प्रारंभ है। ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर लागू की गई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1919। रिवीजन क्लास है, रुकूंगा नहीं, जवाब देते रहिए। और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। ठीक है ना दोस्तों, करते रहिए मेरे दोस्त, ठोक दो यार एक बार। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को एकदम फैला दीजिए। ठीक है, चारों तरफ आप याद रखिएगा दोस्तों। अगर लग रहा है कि कंपटीशन लेवल के एग्जाम में प्रश्न सर्व करवा रहे हैं तो एकदम आपका इसमें पूरा समर्थन चाहिए। आगे देखिए दोस्तों, आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट, ठीक है ना दोस्तों, सूरत की फूट हुई थी। क्या बात है दोस्तों, तो 1906 में हुई थी क्या? यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। कब हुई थी? 1906 में हुई थी कि 1907 में हुई थी? जल्द से जल्द कमेंट करिए। तो 1907 में हुई थी, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये बातें आपको पता होना चाहिए। आगे क्या कहता है दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन WTO का, ठीक है ना दोस्तों, जिनेवा, याद रखिएगा दोस्तों कि पेरिस। ठीक है, जल्द से जल्द कमेंट करिए मुख्यालय कहाँ है WTO का। बहुत शानदार प्रश्न पूछा गया है। तो 1 जनवरी 1995 में इसकी आधारशिला रखी गई थी। लिखा है भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ है? तो भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ है भैया? अर्थात बेंगलोर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बेंगलोर को कहा जाता है, जो कर्नाटक में है। पंचायत चुनाव होते हैं प्रत्येक 5 वर्ष में होता है। पंचायत चुनाव कब होता है दोस्तों? प्रत्येक 5 वर्ष में होता है। कितने? 5 वर्ष में होता है। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। सभी छात्र छात्राएं जो हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। क्या गजब के कमेंट्स आ रहे हैं, लगातार बच्चे ताबड़तोड़ कमेंट्स कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है देख करके। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों आधुनिक भारत के जनक कहे जाने वाले, जी हाँ, राजा राम मोहन राय का नाम कौन भूल सकता है? राजा राम मोहन राय का नाम कौन भूल सकता है? तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। राजा राम मोहन राय साहब ने ही इसकी स्थापना किया था। कब किया था? 1828 में किया था। क्या दोस्तों, जल्दी से बताइए कि 1928 में किए थे। ये याद रखने वाली बातें हैं। ठीक है, आगे बातें आपका नहीं, बहुत शानदार ये है कि राजा राम मोहन राय जब अकबर द्वितीय की पेंशन को अर्थात बढ़ाने के लिए गए थे, कहाँ? लंदन। तो ब्रिस्टले में ही क्या हुई थी? उनकी मृत्यु हुई थी। और वहीं पर क्या है दोस्तों, इनका क्या किया है दोस्तों, अर्थात है, जी हाँ, समाधि स्थल बनाया गया है। ठीक है, तो इस तरह आप यहां से भी बातें समझ सकते हैं। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय संसद के मत के लिए
प्रस्तुत किया जाता है? पहला दोस्तों, ठीक है, राज्यसभा है, सभा, ठीक है, राज्यसभा के मत के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाता है, ठीक है, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाता है, संसद के मत के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाता है। याद रखिएगा, ये संचित निधि पर भारित व्यय जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 में बात की गई है, उस पे क्या होता है, संसद के सदस्य मतदान नहीं कर सकते हैं, उस पर बहस कर सकते हैं, ठीक है। तो मतदान के लिए प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, बहस कर सकते हो, मतदान नहीं कर सकते हो, ये बातें आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय आपात प्रबंध प्राधिकरण का प्रधान कौन होता है? और इसी बार के एग्जाम के पेट में आया हुआ ये प्रश्न है दोस्तों, तो फिर जल्दी से कमेंट कर दीजिए, प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री होते हैं। पीसीएस में भी आ चुका है मेरे दोस्त, ये याद रखिएगा नहीं तो यहां से भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो लेखपाल कीनी और साथ ही साथ लेखपाल से जो आपका ग्राम समाज और विकास से संबंधित 30 मॉडल टेस्ट पेपर आपके नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार है, मार्केट में हमारी यह बुक आ चुकी है, बहुत कम मूल्य में है दोस्तों। जो भी छात्र छात्राएं अगर ये बुक परचेज करना चाहते हैं, वह लोगों को अगर नहीं मिल रही है दोस्तों, तो फिर हमारा दिया गया नंबर होगा, उस नंबर से भी संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, साथ ही साथ बुक सेलर का नाम भी दिया हुआ है दोस्तों, और उसमें आपका नंबर भी दिया हुआ है, आप उसमें भी कॉल कर सकते हैं और पास के बुक स्टोर में जा करके जो कंपटीशन लेवल की बुक को बेचते हैं वहां से इसे ले सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितने थे? तो 389 सदस्य थे। इसमें निर्वाचित भी थे और साथ ही साथ मनोनीत भी थे। क्या? निर्वाचित भी सदस्य थे प्लस आपके मनोनीत सदस्य भी थे। क्या? मनोनीत सदस्य भी थे। निर्वाचित सदस्यों की संख्या जो थी दोस्तों वह कितनी थी? तो 292 प्लस 4 थी, इक्वल टू कहने का मतलब 296 सदस्य थे, और मनोनीत सदस्यों की संख्या 93। ये देसी रियासतों के जो राजवाड़े थे वो थे, और ये ब्रिटिश प्रांत से जीत करके आने वाले लोग थे, ठीक है। और इनका जो निर्वाचन हुआ था वह एकल संक्रमणीय आनुपातिक मतदान प्रणाली द्वारा हुआ था। कहने का मतलब जनता ने सीधे सीधे इनको नहीं चुना था, ठीक है ना दोस्तों। तो जो प्रांतों के नहीं सदस्य थे उन्हीं के द्वारा इनका क्या हुआ था? निर्वाचन हुआ था। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? जिस तरह आपको पता होना चाहिए केंद्र की कार्यपालिका का प्रमुख है राष्ट्रपति होता है, उसी तरह राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख है राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल होता है। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। ये बहुत शानदार प्रश्नों की श्रृंखला, ठीक है ना दोस्तों। तो आप सभी छात्रों से मैं बार बार कह रहा हूं कि एकदम बेहतरीन ढंग से पढ़ाई पर जोर दीजिए और लगातार प्रश्नों की जो श्रृंखला है उसको एकदम आगे ले चलिए। समानता का अधिकार निम्न में से किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो समानता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में, किसमें? अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। क्या? यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। पूरे 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हुए हैं, जिसमें से पहला मौलिक अधिकार ही आपका समानता का अधिकार है, और इस प्रश्न में आने की संभावना ज्यादा बन रही है यहां से, इसलिए आप लोग इस पर फोकस करते रहिए। अनुच्छेद 14 क्या कहता है, अनुच्छेद 15 क्या कहता है, अनुच्छेद 16 क्या कहता है, अनुच्छेद 17 क्या कहता है, अनुच्छेद 18 क्या कहता है, सब पर लिख करके भेजो जल्दी से, ठीक है। एकदम जल्दी करिए, एकदम ढिलाई नहीं होनी चाहिए। मेरे छात्रों के अंदर किसी भी प्रकार का नहीं ढिलाई तो होनी नहीं चाहिए, ऊर्जा से भरपूर होना चाहिए, साथ ही साथ एक्टिव होना चाहिए। जब तक आपके अंदर एक्टिवपन नहीं होगा, सक्रियता नहीं होगी, आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपको ज्यादा से ज्यादा सोचने की जरूरत है। इस समय सबसे ज्यादा सोचने की जरूरत है मेरे दोस्त। अगर आपने नहीं सोचा तो फिर कुछ नहीं किया। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं। आगे क्या कहता है?
राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यात अध्यादेश अनिश्चित काल तक प्रभावी रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। यदि लोकसभा विघटित तो हो जाए तभी प्रभावी, जी नहीं दोस्तों, संसद के पुनः संवेद होने पर उसके समक्ष रखा जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जब संसद बैठती है तो उसे रखा जाना जरूरी होता है, नहीं तो यह क्या हो जाता है, याद रखना दोस्तों, मान्य नहीं होगा। संसद से जब पास होता है तब यह कानून बनता है पूर्ण रूप से, नहीं ये अल्पावधि कानून में होता है, ये बातें आपको पता होना चाहिए। और ये है मात्र 6 सप्ताह के लिए, कितने 6 सप्ताह के लिए लागू रहता है संसद के प्रारंभ होने से, उसके बाद यह स्वतः है। जिस समय संसद सत्र में है तब भी विधि बनाने की समानता शक्ति, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आगे लिखा है नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन थे। जब नीति आयोग क्या होता है दोस्तों, 2015 में आता है योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी से, तो उस समय सिंधु श्री खुल्लर को इस पद पर बैठाया जाता है। और वर्तमान में अमिताभ कांत साहब हैं। वर्तमान में कौन है, अमिताभ कांत साहब हैं। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम से शुरू हुआ, जिन्होंने किसकी खोज किया था दोस्तों, तो डायनामाइट की खोज किया था। किसकी खोज किया था, डायनामाइट की खोज किया था, ये याद रखिएगा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया, एक्सरे का आविष्कार रॉन्टजन ने किया था। किसने किया था, रॉन्टजन ने किया था। यह बातें आपको पता होना चाहिए। और एक्सरे के लिए क्या होता है दोस्तों, आप जानते होंगे कि अल्फा बीटा गामा, तो जो गामा किरण होती है वह इसके में आती है दोस्तों। तो यहां से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। जल्दी से जल्दी, कैसे ढिलाइए नहीं, डॉपलर प्रभाव संबंधित है, किससे संबंधित है, ध्वनि से संबंधित है। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है, ध्वनि से संबंधित है। क्या कहता है डॉपलर प्रभाव, डॉपलर प्रभाव ये कहता है दोस्तों, जब श्रोता और स्रोत, मतलब स्रोत और श्रोता के बीच में क्या होती है, जो ध्वनि होती है वह अपेक्षित गति की, जी हाँ दोस्तों, आवृत्ति पर निर्भर करती है। कहने का मतलब ये होता है, जैसे यह मान लीजिए श्रोता है, ठीक है, यह कौन है दोस्तों, यह श्रोता है। और अगर ये श्रोता है और इधर से ट्रेन आ रही है मान लीजिए, तो जस ट्रेन इसके पास जाएगी तत्तस तेजी से सुनाई देगी, और जैसे जैसे इससे दूर जाएगी कम सुनाई देगी। यही बोलता है अपेक्षित गति में। तो स्रोत और श्रोता पर यह निर्भर करती है। जी हाँ दोस्तों, लेखपाल के लिए सामान्य हिंदी की बुक आपकी मार्केट में आ चुकी है, आप सभी लोग जा करके परचेस कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस किरण की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, तो अल्फा किरण की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, गामा किरण की सबसे कम होती है, ठीक है। लेकिन सबसे तेज वेदन क्षमता किसमें होती है, गामा किरण में होती है, और सबसे कम जिसमें होती है वह अल्फा किरण में होती है। आज का लास्ट प्रश्न, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है, तो पानी का ताप जो है वह 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है, ठीक है ना दोस्तों। यह बातें आपको पता होना चाहिए, यही से बातें आपको जान करके अच्छा लगेगा, ठीक है। घनत्व का मतलब होता है भारीपन, ठीक है, मतलब भारीपन। जबकि आयतन का मतलब अगर पूछता है, आयतन का मतलब तो प्रसार होता है पानी का, क्या प्रसार होता है। इस तरह की बातें आप समझ सकते हैं। बेटा यह वीडियो कैसा लगा, अगर इसी तरह की वीडियो क्लास चाहिए तो एक बार लाइक करके आगे वीडियो को शेयर करिए और बोलिए यस या नो में जवाब दीजिए। ये महा रिवीजन की क्लास है दोस्तों, तो जब जब भी रिवीजन क्लास कराई जाएगी ताबड़तोड़ बात की जाएगी, ठीक है, ताबड़तोड़ बातें की जाएंगी। तो आज दोस्तों आपको पता होना चाहिए, सामान्य ज्ञान का भी 30 मॉडल टेस्ट पेपर आपका जो होने वाला है दोस्तों, बुक से संबंधित वह कंप्लीट हो चुका है। मार्केट में यह बुक आ चुकी है और आसानी से जा करके आप ले सकते हैं। इसी तरह गणित के भी। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा आज का सेशन है। अगर आपको कोई भी समस्या होती है किसी भी प्रकार की, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी बातों को रख सकते हैं। तो दोस्तों फिर आज दे दीजिए यहीं पर इजाजत। आपका स्नेह प्यार हम पर हमेशा बना रहे, मैं ऐसी कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद मेरे दोस्त।